तो आज हम लोग गणित का मैराथन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, है कि नहीं। ये जो है महिंद्रा मैराथन सीरीज के द्वारा प्रेजेंटेड किया जा रहा है गणित का फुल मैराथन, है कि नहीं। इसमें हम गणित के लिए जो है बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे और गणित का हर एक ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक डील करने का कोशिश करेंगे। पहले जो होगा वो गणित का ऑब्जेक्टिव और दो अंक वाला क्वेश्चन डील होगा, उसके बाद 5 नंबर के लिए अलग से फिर बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज में चलेंगे। पहला चैप्टर है तुम्हारा वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। पहला कौन सा है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। और वास्तविक संख्या से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये समझिए। वास्तविक संख्या खास करके इस चैप्टर में जो है हम दो प्रमेय पढ़ते हैं। पहला प्रमेय होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको हम प्रेमिका भी कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, है कि नहीं। और दूसरा होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रेमिका को हम कलन विधि भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, यहाँ पर जो खास करके हम पढ़ेंगे, जो मासा भी निकालना होगा तो हम 2 मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड है यूक्लिड होता है का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और दूसरा सीखेंगे गणित के आधारभूत प्रमेय से। तो ये जो है ये तो सबको आता ही होगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, यानी हम जो लसा मसा जो बच्चा से बनाते आए हैं, वो जो मेथड है हमारा लसा मसा बनाने का, वो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय वाला मेथड है। और हम जो इस चैप्टर में खास करके मौसा बनाते हैं वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पहले समझते हैं ये क्या है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है ये देखो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अब ये सिंपल है। जैसे मान लिया जाए कि हम सिंपल अगर कोई भी चीज में अगर भाग देते हैं, जैसे मान लिया जाए हम जो है 8 को जो है 42 से भाग दिए, ठीक है। 8 को 42 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता है? 8 5 से भाग लगा, 2 शेष बचा, हुआ कि नहीं। और इसी को यदि हम सजा दे, जैसे मान लिया जाए अभी बीच वाला को हम क्या कहते हैं? बीच वाला को ये हो गया भाज आपका, ये बीच वाला भाज जिसको हम ए से सूचित करते हैं। ये जो भाग के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ उसको भागफल, जिसको हम यहाँ क्यू कहेंगे, है कि नहीं। और यहाँ जो है जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसको यहाँ बी से सूचित करेंगे। और लास्ट में जो शेष होता है शेषफल, उसको हम आर कहेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन यही है। जैसे मान लिया जाए हम बचपन में पढ़ते आए हैं कि भाज जो होता है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है कि नहीं। ये तो शुरू से पढ़ते आए। तो उसी तरह हम इसी को हम सजा देते हैं। भाज का मान ए, भाजक का मान बी, भागफल का मान क्यू और शेषफल का मान आर। क्या यही है? मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन अभी ये नहीं हुआ है, इसका कुछ शर्त भी है। जैसे अब देखो मान लिया जाए हम इस भाग देते हैं 8 से, तो अब बताओ यदि हम 8 से भाग देंगे तो कभी ऐसा ही भाग में हो सकता है कि 9 शेष बच जाए। 9 अगर शेष बचेगा तो फिर से तो भाग लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका शेष जब भी बचेगा 8 से कम बचेगा, 8 से कम बचेगा। तो और उसके बाद शेषफल जो होता है वो 0 भी होता है। कभी ऐसा हुआ है माइनस में शेषफल निकला है? नहीं निकला है। इसका ये शर्त हो गया कि इसमें जो होगा आर का मान जो होता है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। ये हुआ 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है, कभी भी 0 के छोटा नहीं होता है। कभी भी इस तरह से हम नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आर का मान कभी शेषफल का मान माइनस में होता है? नहीं होता है। उसके बाद बी से छोटा होता है, यहाँ बी के बराबर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कभी 8 से भाग दिए तो 8 शेष नहीं बचेगा, कहीं बचेगा। तो ये जो शर्त है कि अगर ये पूरा लिख देंगे तब जाकर के हम कोई ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये शर्त हो गया। शर्त क्या हो गया कि हमेशा जो है
शेषफल जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है, यानी जिससे भाग देते हैं उससे छोटा होता है। और यही सिंपल है यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम, है कि नहीं। और इसी में बच्चा रटना पड़ता है उसको कि a बराबर b की प्लस r है, r जहाँ की 0 से बड़ा 0 के बराबर b से छोटा, ये रटना पड़ता है कि नहीं। अब अगर तुम समझ गया तो हमको नहीं लगता है कि भुलाएगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आया है भाज बराबर भाजक गुना भाग पर प्लस शेष, पढ़ते हैं कि नहीं। यानी भाज यहाँ 42 पुराना है तो भाजक को 8 से और फिर भागफल 5 से और फिर 2 जोड़ देते हैं, 40 2 42 पूरा कि नहीं। तो ये तो शुरू से पढ़ते हैं, तो वहीं से ये फॉर्मूला बना कि नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, है सिंपल, तो सिंपल है। और इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर जो है इसी का पूरा चैप्टर में खास करके इसका ही चर्चा है। तो ये समझ में आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी में कभी कभी शर्त जो है उल्टा पुल्टा दे देता है, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सही है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार सही है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। और इसमें कई सारे 4 ऑप्शन रहेगा। अब जैसे रहेगा ऑप्शन पहला नंबर मान लिया जाए, ये पहला ऑप्शन रहेगा, अब बताइए इसमें कौन सही है, कौन सही है। और ये जब तुमको यूक्लिड विभाजन पता है, जब तुमको भाग देने के लिए आता है, तो ये उसी से तो तुमको बताए। क्या बताओ जो शेषफल होता है वो 0 से बराबर 0 के बराबर भी तो हो सकता है, शेष तो कई सारा भागफल में 0 होता है, या 0 से हमेशा तो बड़ा ही निकलता है, लेकिन जिससे भाग देते उससे छोटा होता है। तो ये सी नंबर इस तरह से नहीं बना पाएंगे, आसान है कि नहीं। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। और ये दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है कि नहीं, तो ये हो गया। फिर अब जो हम जानते हैं इसमें खास करके पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ये सब टाइप का भी क्वेश्चन रहता है कि नहीं। अब देखो ये सब टाइप का देखो, अब ये तो था। और इसी में कई सारा और ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे मान लिया जाए तुमको अब कहेगा कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो वो तो पता ही है, अभाज्य संख्या भाज्य, ये सभी कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्या उसको लिखाना पड़ेगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, है कि नहीं, सबसे छोटा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, ये सब क्वेश्चन ये सब भी रहता है कि नहीं। अब जो हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार एक सॉल्व करने के लिए सीखते हैं, ये तो आसान ही है। जैसे मौसा वाला में ऑप्शन रहेगा कि 2 को कोई भी मौसा दे देगा कि 15 और 18 का आपको निकालना है मौसा, किस माध्यम से, यूक्लिड विभाजन से। इसको 2 मेथड से हम बना सकते हैं, यूक्लिड विभाजन से भी और अंकगणित के माध्यम से भी। तो हम करते क्या है, जैसे सिंपल जो मौसा निकालते हैं वो मौसा 15 18 का निकालते हैं, वैसे ही निकाल देंगे, है कि नहीं। 3 और फिर 15 हुआ, 5 बार में 15 हो गया। उसके बाद करते क्या है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, बताओ, यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, है कि नहीं। तो a बराबर बी क्यू, तो a का मान कितना है, a बीच वाला होता है 18, और उसके बाद b का मान 15, और फिर भागफल 1 और शेषफल 3। और तुमको पता है जब तक हम ये ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, है कि नहीं। तो फिर से अब अगला स्टेप बढ़ेंगे, अंतिम में जो भाजक होता है वही भाज्य बन जाता है। तो भाजक को भाज्य बना दिए, तो बताओ भाजक क्या हो जाएगा 3, और भागफल 5 और शेषफल 0। अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो अंतिम जिससे भाग दिए यानी अंतिम भाजक ही हमारा क्या हो जाता है, मौसा हो जाता है। तो इसका मौसा कितना हो गया 3 आंसर, सिंपल, है कि नहीं। उसके बाद अब अगला इसी में मान लो तुमको रहेगा कि परमेय अपरमेय संख्या भी पहचानने के लिए रहता है कि कौन परमेय है कौन अपरमेय है। अब परमेय अपरमेय में दिक्कत यहाँ होता है, देखो अब कोई भी परमेय अपरमेय पूछे तो हमेशा ये याद रखना कि पहले सॉल्व करना अपने मान से, जो है ये नहीं परमेय अपरमेय में मार दिए, क्योंकि ऑप्शन तुमको जो है कंफ्यूज करने के लिए कई सारा ऐसा ऑप्शन रहेगा जो परमेय होगा लेकिन तुमको दिखने में अपरमेय लगेगा, है कि नहीं। जैसे परमेय के लिए हम क्या पढ़े थे, परमेय में p बटे q के रूप में होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए, उसके बाद q
नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना। और ऐसे भी ये प्रमेय तो पहचान में आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी रूट में है और रूट नहीं निकल पा रहा है, मान लो कि कोई खास करके रूट अभाज्य संख्या का रूट है, तो अभाज्य संख्या अगर रूट में रहता है तो वो खास करके अपरमेय संख्या ही होता है, क्योंकि रूट खाली नहीं होता है। और जब तक रूट से संख्या नहीं निकलेगा तो वो अपरमेय ही होगा। अब इसी तरह हम तुमको ऑप्शन देते हैं कि खोजना है निम्न में कौन परमेय है, निम्न में कौन परिमेय है। तो देखो इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था अब इस तरह का रहेगा। तो इसमें तुमको बिना सोल्व किए हुए तो पता नहीं चलेगा। तो हमेशा यही याद रखो कि कोई भी चीज पूछे तो ये इसी हमेशा इसी टर्म में रहेगा। अब तुमको परमेय कहा, तो परमेय के लिए हम क्या पढ़े, परमेय उसको कहते हैं जो कि रूट से निकल जाए, है कि नहीं। तब देखो सारा तो सारा रूट में है, रूट से एक निकला हुआ नहीं है, तो इसके लिए तुमको हमको सोल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे इसको कटाएंगे 4 चौक 16 4 तिया 12, तो यहाँ देखो ऊपर में तो 4 से 2 निकल जाएगा लेकिन 3 निकल पाएगा, तो ये अपरमेय संख्या ही हुआ। अब 32 है, 32 में देखो तो 4 2 मतलब 5 को 2 होगा तो 4 को 2 को 2 निकल जाएगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 को 2 आएगा ना, 5 को में 2 को 2 निकल जाएगा यानी 4 निकल जाएगा, 2 तो रह गया, तो ये भी तो नहीं हुआ। अब इसको देखो इसमें जो है कटा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर में देखो 6 निकल जाएगा तो 36 है, नीचे में 10, तो कौन हुआ परमेय संख्या। तो इस तरह से बनाना पड़ेगा, बिना बनाए हुए कभी भी कमिटमेंट नहीं करना है कि हाँ यही परमेय संख्या होगा, है कि नहीं। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन रहता है कि पहले सोल्व करना पड़ेगा और बिना सोल्व किए तो ये सब निकलेगा ही नहीं, ठीक है। अब है मान लिया जाए ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हो गया। अब इसी तरह का मौसा ही तुमको पूछेगा, अब अगला पूछ देगा। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, यूक्लिड विभाजन अगर एल्गोरिथम पूछा है तो इसमें तुम नहीं हो देगा भाग के रफों में दे सकता है भाग, जरूरी नहीं कि उसी जगह रखो, तुम डायरेक्ट भी बना सकता है इसे, है कि नहीं। और इसी को मान लो यही मौसा है सेम टू सेम, इसी को तुमको कह दिया अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से बनाइए या अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए। तो क्या करेंगे, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे देखो अभाज्य 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 गुना 5, और 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 3 गुना 6, यानी 3 गुना 2 गुना 3, इसको लिखेगा तो 2 गुना 3 गुना 6 कहते हैं 3 गुना 6 6 18 3 होगा। अब मौसा में होता क्या है कि जो सभ्य में होता है वही मौसा होता है, यानी जो सब में हो तो सब में क्या होगा, ये देखो एगो 3 सब में मिल रहा है, यही 3 मौसा हो गया। अगर इसी का कहता लौसा निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए लौसा निकालने, तो लौसा निकालने के लिए पहला चीज ये याद रखो कि जो सब में हो उनको लिखवे करेंगे। देखो एगो 3 दोनों में है तो लिख दिए, और जो बाकी बच गया वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा लौसा हो जाएगा। तो 5 तिया 15 दूना 30 तिया 90 इसका लौसा हो गया, है कि नहीं। तो ये सिंपल तरीका है। और कुछ ऐसा तरीका तुमको बता देते हैं कि जो बिना कैलकुलेशन किए भी तुम लौसा मौसा बना सकता है। जैसे मान लिया जाए तुमको पूछ दिया कि 12 और 15 का लौसा, क्या पूछ दिया 12 और 15 का लौसा मौसा निकालिए, 12 और 15 का लौसा मौसा। तो कैसे निकालेंगे ये समझो, लौसा और मौसा निकालने के लिए तो ये बिल्कुल आसान है, बिना कुछ किए भी निकाल सकते हैं। 12 और 15 का निकालने का है तो मौसा का मतलब हुआ कि जो मतलब वैसा गुणनखंड जो सब में हो या सबसे बड़ा गुणनखंड, क्योंकि इसके नाम में ही आता है महत्तम समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा जो है उसका जो भी सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, यानी सबसे बड़ा जो कॉमन आता है वो लिखेंगे। तो 12-15 में क्या क्या कॉमन आ सकता है ये बताओ, जो दोनों में होगा। तो एक वो चीज आएगा कि 3 दोनों में होगा तो 3 इसका मौसा निश्चित रूप में होगा। अब उसके बाद 12-15 का अगर लौसा निकालना है तो लौसा निकालने के लिए याद रखो कि 12-15 का लौसा निकालने के लिए वैसा संख्या चुनना है जो कि दोनों को भाग लगा दे, वो सबसे छोटा से छोटा संख्या आना चाहिए। तो देखो 12 के 12 अगर सबसे छोटा संख्या, देखो 12 में तो 12 में से भाग लग जाता है, 15 से लगता है, 12 दूना 24 करते हैं तो 24 में 15 से भाग नहीं लगता है, 36 में भी नहीं लगता है, 12 चौके 48 में भी नहीं लगता है, लेकिन 12 पंचे 60 ऐसा संख्या है जो 15 से ही भाग लगा जाता है। अब तुम इसका लौसा निकाल के देखो 60 ही निकलेगा, क्या निकलेगा 60।
60 वो सबसे छोटा से छोटा संख्या है जिसमें कि 12 से भी भाग लग जाता है और 15 से भी भाग लग जाता है। तो ये सिंपल तरीका हुआ निकालने का। इसी तरह अगर मान लो कह देगा कि 9 और 12 का निकालने के लिए ज्यादातर छोटा संख्या ही रहता है। 9 और 12 का तुमको कह दिया, मान लिया कि पहले मौसा निकालने के लिए, तो क्या होगा इसका मौसा? 9 12 का मौसा। तो मौसा में क्या करना है? कॉमन लेना है। दोनों में सबसे छोटा कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन क्या आ सकता है? एगो 3 कॉमन आएगा, दोनों में 3 3 9 3 चौके 12, तो 3 कॉमन है, 3 मौसा हो गया। लौसा के लिए हम क्या बताएं कि लौसा जो होता है, लौसा सबसे बड़ा मतलब ई दोनों से ऐसा संख्या चुनना है जो ई दोनों को भाग लगा दे। तो कौन होगा? 9 दूना 18, 18 में तो 12 से नहीं लगता है, 9 तिया 27 भी नहीं लगता है, 9 चौके 36 सबसे छोटा संख्या है जिसमें 9 से भी भाग लग जाता है, 36 में से अति 12 से भी लग जाता है, तो ये इसका लौसा 36 होगा। निकाल के भी देखेगा तो उतना ही निकलेगा, नहीं तो निकाल के देखो है कि नहीं सेम। 9 12 3 तिया 9 3 चौके 12 3 चौके 12 12 तिया 36 निकला कि नहीं? तो ये सिंपल तरीका है लौसा मौसा निकालने के लिए, खाली देखो और निकाल दो, है कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा लौसा मौसा से रिलेटेड प्रमेय और अप्रमेय से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि नहीं? प्रमेय में क्या बताएं कि अगर रूट से निकल रहा है तो प्रमेय होगा, अगर रूट से नहीं निकल पा रहा है तो क्या होगा? अप्रमेय। और उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम से तो लौसा मौसा बन जाएगा मौसा, और इससे भी ये अभाज्य गुणनखंड से तुमको बताए थे मौसा, ठीक है? चलो देखो, अब ये तो आसान है। उसके बाद इसी में और ऑब्जेक्टिव रहता है कि लौसा मौसा वाला और एक दो ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे तुम एगो फॉर्मूला भी याद रखना इस चैप्टर में कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है किसके? तो लौसा गुना मौसा के बराबर होता है। और इसमें भी तुमको 3 चीज दिया रहेगा और एगो चीज तुमको निकालने के लिए कहेगा, तो ये फॉर्मूला के आधार पर बनेगा, है कि नहीं? और ये एक चीज याद रखना, ये जो है 2 ही संख्या के लिए वैल्यूबल है, 2 संख्या के लिए ही ये सिर्फ वैल्यू है, 3 संख्या के लिए ये लागू नहीं होता है। अब देखो, जैसे मान लिया जाए तुमको दिया रहेगा, मान लो कि 12 और 15 का लौसा दिया रहेगा, 12 15 का लौसा दिया रहेगा 7, ठीक है? अब तुमको कहेगा इसका मौसा निकालिए। अब बताओ, इसमें तो कुछ नहीं दिया है, पहली दूसरी संख्या दिया है नहीं दिया है, यही तो है पहली दूसरी संख्या। तो इसमें पकड़ना होता है कि लौसा निकाला किसका? 12 15 का ना, तो वही तो पहली और दूसरी संख्या हो गया, और पहली दूसरी संख्या का दिया है, और मौसा इसका भी निकालना है। तो फार्मूला, वो फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि नहीं? फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 12 गुना 15, और लौसा भी दिया हुआ है कितना? 60, और मौसा निकालना है। तो मौसा थोड़ा छोड़ देंगे, अब मौसा निकालने के लिए 60 को उधर भेजेंगे, क्योंकि मौसा अकेला होगा तभी तो मौसा का मान आएगा। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 12 गुना 15, और उधर से 60 आ जाएगा भाग में, तो यही तो मौसा बराबर हो गया, है कि नहीं? अब कटा दो, 15 चौके 60, 4 तिया 12, तो कितना निकला? तो मौसा बराबर 3 आंसर निकल गया। इस तरह से बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें क्या बनेगा? चलो, तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि मान लो कि अब संख्या भी गायब कर सकता है, तुमको दे देगा 2 संख्या, मतलब एगो संख्या देगा, एगो गायब रहेगा। तो ये चारों में से कोई 3 को दिया रहेगा और एगो गायब रहेगा, तो तुमको पूछेगा उसका मान निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा कि नहीं? तो ये अगला टाइप का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है? देखो, अब जो है आगे तुमको तो अभी तक लौसा मौसा निकालने का तरीका पता चला, प्रमेय अप्रमेय पता चला। अब इसी में तुमको पूछ देगा कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा, है कि नहीं? तो अब देखो, 2 लगातार अभाज्य संख्या का मौसा क्या? ये प्राय कई बार क्वेश्चन पूछा है। और 2 लगातार कोई भी अगर 2 लगातार हम अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मौसा हमेशा जो होता है वो 1 होता है, चाहे कोई भी अभाज्य संख्या ले लो। अभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? जैसे पहला अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 5 7 11, ये सब है ना। इसमें से कोई भी 2 अगर अभाज्य संख्या युग्म लेंगे, कोई भी 2 लेंगे
तो हमेशा उसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना कि कोई भी अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और एक चीज और जो कंफ्यूजिंग वाला होता है कि पाई क्या है। तो पाई जो जब भी पूछेगा पाई के बारे में, तो पाई जो होगा वो अपरमेय संख्या होगा। पाई क्या होगा, अपरमेय संख्या। उसके बाद इसी में क्वेश्चन रहेगा पाई का मान 22/7 भी तो होता है, तो 22/7 जब भी पूछेगा तो वो परमेय संख्या होगा। 22/7 क्या होगा, परमेय संख्या होगा। इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि नहीं। और सबसे छोटा सम संख्या, भी सम संख्या, ये सब तो आता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसी में हम चलते हैं दशमलव प्रसार पर, जिससे क्वेश्चन आता है दशमलव प्रसार से। अब दशमलव प्रसार क्या है, देखो दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव, और तीसरा होता है अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवर्ती। अब ये याद रखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन है शांत दशमलव अशांत दशमलव कहेंगे किसको, इसको पहले समझ लो। शांत दशमलव उसको कहते हैं जिसको में अगर हम दशमलव निकाले तो उसका दशमलव का संख्या लिमिट हो, है कि नहीं, यानी निकल जाए, पूरा कट जाए, वो शांत हो गया। जैसे मान लिया जाए कि हम 2/5 का हम निकालते हैं इसका दशमलव प्रसार, इसका क्या निकलता है, 5 से भाग 2 में, तो दशमलव दिए, तो दशमलव दिए 0 आया, 5 चौके 20 कट गया, इसका निकल गया। इसका जब निकल गया तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत। लेकिन अगर हम 1/3 का निकालें तो 1/3 का निकालो, 3 से भाग देंगे 1 में, कितना होगा, 3 तिया 9, 1, फिर जय बार देंगे तो यही आते रहेगा। तो ये जो हो गया, ये कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, इसका जब भी निकालेंगे तो 0.33, ये अशांत हो गया। एक और इसका एग्जाम्पल होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती किसको कहते हैं, तो ये समझो, ये जो है अनवसानी वाला, तो इसमें होता क्या है कि इसमें रिपीटेशन पता नहीं रहता। जैसे इसमें पता चल गया तुमको कि 3 ही बार आएगा कि नहीं, तो ये शांत होगा। लेकिन ऐसा कुछ संख्या रहता है जिसका कि रिपीटेशन पता नहीं। जैसे मान लिया जाए 0.21 है, फिर 2 को 2 1 दे देगा, फिर 3 को 2 1 दे देगा, फिर 4 को 2 1 दे देगा। तो इसमें क्या फिक्स संख्या है जो बार रिपीट होता है, नहीं है। अगर इस तरह का रहे तो इसको हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसी मान लो कि 0.1 1 को 0, 0.1 डबल 0, फिर 0.1 मतलब 1 3 को 0, फिर 4 को 0, और इस तरह से नहीं होगा। इसमें क्या फिक्स है कि यही संख्या बार रिपीट होता है। अगर ऐसा हो इसको हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। और ये दोनों संख्या, शांत और अशांत दोनों संख्या जो होता है वो परमेय संख्या होता है। क्या होता है, परमेय संख्या। यानी शांत दशमलव प्रसार भी और अशांत दशमलव प्रसार भी परमेय संख्या होता है। लेकिन ये जो अनवसानी आवृत्ति है, ये वाला, ये जो होता है, ये हमेशा याद रखना है, ये अपरमेय संख्या होता है। ये क्या होता है, अपरमेय संख्या। तो कोई दिक्कत ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शांत और अशांत ये दोनों को हम बटे में बदल सकते हैं, इसको दोनों को हम बटे में बदल सकते हैं। इसलिए शांत और अशांत को परमेय संख्या कहा गया और अनवसानी आवृत्ति को अपरमेय संख्या कहा गया। कोई दिक्कत इसमें, ये दोनों होता है। ठीक है, देखो शांत दशमलव का पकड़ने का एक और तरीका है कि शांत दशमलव कैसे बना सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, फिर देख लो इधर कि अगर नीचे में हर में जो संख्या है अगर वो 2 5 के रूप का हो, किस रूप का, यानी खाली 2 5 आए, यानी नीचे में खाली 2 और 5 आए, यानी अंतिम में हर में जो है क्या क्या आना चाहिए, 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आए, तो वो संख्या जो होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन अशांत दशमलव किसको कहते हैं, अशांत दशमलव किसको कहते हैं, जिसमें 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या एंट्री कर जाए। 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत। 2 5 रहे या ना रहे, लेकिन अगर कोई दूसरा संख्या आ गया, 2 5 के अलावा क्या आ जाए, 2 5 के अलावा तीसरा संख्या आ जाए, तीसरा कोई भी संख्या, तीसरा कोई संख्या आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। तो ये है शांत अशांत, यानी दशमलव प्रसार। ये है दशमलव प्रसार। क्या देखे हम, 3 प्रकार का। कौन कौन, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनवसानी आवृत्ति। और इसमें भी शांत और अशांत ये परमेय संख्या में आएगा और अनवसानी आवृत्ति जो होगा वो अपरमेय संख्या में होगा, है कि नहीं। उसके बाद शांत दशमलव कैसे हम पहचानेंगे, एक तो भाग देने का तरीका तो है क्या, भाग से पहचान लेंगे। और दूसरा ये इस तरह से कि 2 5 अगर हर में आए
यानी हर का तुमको गुणनखंड करना है। जैसे मान लिया जाए 8/31 25 है, अब इसको तो हम भाग देंगे तो बहुत लंबा चलेगा भाग, अब पकड़ में भी नहीं आएगा जल्दी, इसके समय कम है, तो इसके लिए करेंगे क्या, नीचे वाला का हम गुणनखंड निकालेंगे। नीचे वाला का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, तो इसका गुणनखंड निकालेगा तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आएगा, 5 25 5 125 5 625 5 31 25 है कि नहीं। तो 5 को 5 आएगा। तो हम क्या बताए थे, अगर हर में जो है, हर में 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 5 दोनों आ जाए तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव, यानी ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा, है कि नहीं। और इसमें एक तरह का और ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये जो 8/31 25 में बताइए 5 का घात की संख्या, इसमें पूछ देगा 5 के घात की संख्या क्या होगा, 5 के घात की संख्या, यानी 5 कई बार आया, तो 5 4 बार आया तो 4 हो गया। इसी तरह तुमको पूछ देगा कि 1024 में पूछ देगा 1024 में 2 का घात कितना है, 2 का घात कै गो है 1024 में, तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, गुना करके बताना पड़ेगा। तो गुना करके देख लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 दूना 1024, तो इतना आएगा। कै गो 2 हुआ, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कै गो 10 2 आया, तो 10 गो इस तरह से बना लेंगे, क्या कोई दिक्कत। तो ये पूरा का पूरा तुमको बताया गया, ये वास्तविक संख्या से रिलेटेड चीज था, है कि नहीं। वास्तविक संख्या से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव इस तरह का रहेगा, है कि नहीं। और एक और पहले जो पूछा जाता था कि √3 परमेय संख्या अति अपरमेय संख्या है, √2 अपरमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए ये पहले 3 नंबर पूछा जाता था, लेकिन अब जो 2 नंबर पूछा जाता है कि नहीं। इसके लिए भी आसान है बनाना। तो ये जितना भी तुमको बताया ये वास्तविक संख्या के लिए था। अब अगला चैप्टर बहुपद चलते हैं, ठीक है। देखो अगला चैप्टर है बहुपद। बहुपद से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके बारे में सीखेंगे, है कि नहीं। बहुपद से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि कौन बहुपद है या नहीं, इसको पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए, बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद पहचानने के लिए देखो 3 चीजें हैं। पहला चीज, यदि मान लिया पहले, इससे पहले तुम बहुपद पहचानने से पहले तुम चर और अचर सीखो। चर अचर किसको कहते हैं, क्योंकि बहुपद बनता किससे है, चर और अचर संख्या मिलकर के बहुपद बनाता है। तो ये पहला चर संख्या किसको कहते हैं, तो चर संख्या कहते हैं जितना भी सांकेतिक रूप है, जैसे ए से लेकर के जेड तक जब हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ए से लेकर के जेड तक के से जो निरूपण करते हैं संख्या का, तो उसको हम चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या जो फिक्स है उसको हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 जितना भी संख्या है वो सब क्या है, अचर संख्या है। लेकिन चर संख्या ABC क्यों है, क्योंकि ABC हम हर एक हिसाब में देखते हैं तो A का मान अलग होता है, B का मान अलग होता है, X का मान हिसाब पर चेंज होते रहता है। लेकिन ये 1 2 3 जो है ये फिक्स है, कहीं भी जाएगा तो एक को एक ही बोला जाएगा या एक ही लिखा जाएगा। क्या इसका कोई मान होता है, नहीं। तो ये इसलिए इसको अचर कहा गया कि जिसका मान ना बदलता हो। और चर का मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता, इसलिए अब चर और अचर मिलकर के बनता है बहुपद। क्या बनता है, बहुपद। तो हम ये चार अचर सीख गए। तो बहुपद से देखो, बहुपद का 3 नियम है, अगर 3 चीजें अगर नहीं हो तो वो बहुपद ही होगा। जैसे ही पहला चीज याद रखना कि यदि चर संख्या पर ऋणात्मक घात हो, क्या हो, चर संख्या पर ऋणात्मक घात हो तो वो बहुपद नहीं होगा। ये पहला मेथड है पकड़ने का। दूसरा है यदि चर संख्या हर में हो, किस में हो, हर अंश हर होता है ना, यानी नीचे में हो, बटे में के नीचे में हो, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा चीज, यदि चर संख्या पर घात जो हो, घात वाला तो लिखा दिए, चर संख्या यदि रूट में हो, किसमें, रूट में हो, यानी वर्गमूल के रूप में हो। किस रूप में, वर्गमूल के रूप में हो। तो वर्गमूल के रूप में होगा तो भी वो बहुपद नहीं होगा। बाकी की कैसे वो हो तो वो जो है बहुपद होगा। तो ये तीनों चीज में नहीं होना चाहिए। चर संख्या ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं होना, माइनस घात नहीं होना चाहिए चर संख्या पर। जैसे मान लिया जाए कि हम एक क्वेश्चन ही दे देते हैं कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, इस तरह का क्वेश्चन रहता है कि नहीं। और इस तरह से 2 क्वेश्चन रहता है।
तो पहला जैसे मान लो ऑप्शन रहेगा कि x प्लस 1/x² बराबर 0, ठीक है। दूसरा नंबर x प्लस √3x² प्लस 5 दे दिए, ठीक है। तीसरा नंबर x प्लस, अब चौथा इनमें से कोई नहीं। अब बताओ इसमें से कौन ऑप्शन सही है। अब ये चार बहुपद का तुमको दे देगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, और ये चार ऑप्शन रहेगा, तो कौन ऑप्शन सही है बताओ। कौन बहुपद, हाँ कौन बहुपद है इसमें खोजना है, बताओ कौन बहुपद है। चौथा नंबर क्या, तब तीसरा और दूसरा हम चौथा, और तुम लोग का। तो देखो पहला तो देखो हम इसमें छाट रहे हैं। अगर तुमको देखो ऑब्जेक्टिव टी करने का 2 मेथड है। पहला मेथड, अगर तुम एकदम 100% श्योर हो तो उसको रंग दो एकदम, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा है कि तुम छांटना शुरू करो कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो छांटो इसमें। देखो पहला ये जो है 1 नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बटे में चर है, तो बटे में चर होता है तो ये बहुपद नहीं होता है। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर हम क्या बताए थे कि रूट में हो चर संख्या तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है कि यदि इसका हम हल करें तो देखो x प्लस √3 तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन 2 x में तो एगो x तो बाहर आएगा। तो अब बताओ होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी अनुमान मेथड नहीं लगाना है। अनुमान मेथड वो सबसे गलत है कि हाँ ये होगा ही, अनुमान कर रहा है। पहले सॉल्व करो, ठीक है। अब बताओ क्या हुआ कि नहीं। दूसरा नंबर ज्यादातर क्या करेगा, इनमें से कोई नहीं टिक करेगा, क्योंकि तुमको ऑप्शन ही वैसा देगा कंफ्यूज करने वाला। तो कौन ऑप्शन हुआ, 2 नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि फंसाना है तुमको। क्या बताया कि सोल्व होगा तो सोल्व करके देख लेना। देखो ये निकला कि नहीं निकला। हम ये तो नहीं बोले थे कि अचर संख्या रूट में हो, बोले थे चर संख्या अगर रूट में होता है तब नहीं होता। चर संख्या तो निकल गया बाहर, इसका मतलब ये बहुपद है। समझ में आया। तो अब अनुमान में नहीं लगाना है, पहले सोल्व करना है, देख लेना है कि हाँ कि क्यों नहीं होगा या क्यों होगा, तब उसके बाद तब जाएंगे निष्कर्ष पर। तो कोई दिक्कत इसमें, तो बहुपद पहचान में आ जाएगा। अब देखो शून्यक निकालने का एक और मेथड है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि द्वारा हम शून्यक कैसे निकालते हैं। ज्यामितीय विधि द्वारा शून्यक अब बताओ ज्यामितीय विधि द्वारा शून्यक कैसे निकालते हैं। ये पढ़ा होगा तुम लोग, लेकिन ये मेथड नहीं पता। ज्यामितीय विधि किसको कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक ज्यामिति बना देते हैं, ठीक है, और इस पर जो है अब इसमें कह देगा तुमको कि बताइए x का क्या गो शून्यक होगा। 1 2 तो x की शून्यक की संख्या, 5 तो हम क्या ज्यामितीय में पढ़ रहे हैं। तो ज्यामितीय में क्या है कि जितना बार x एक्सिस को टच करेगा वो x का शून्यक होगा। तो x को कितना बार टच किया, यही ना x एक्सिस है, x डैश और ऊपर में y डैश। तो x को कितना बार टच किया, 1 2 3 4 5। तो x के शून्यक की संख्या 5। y के शून्यक की संख्या बताओ। तो y को कितना जगह टच किया, एक जगह। तो y के शून्य की संख्या 1। इसी को हम कहते हैं ज्यामितीय विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करना। समझ में आया। ऐसे एक चीज और याद रखना कि बहुपद कई प्रकार का होता है। बहुपद को कई तरीका से बांटा है। पहला देखो, बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है। किस आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर क्या है कि घात के आधार पर सबसे पहला प्रकार होता है रेखिक। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद किसको कहते हैं ये समझो। रेखिक बहुपद में याद रखना कि जिस बहुपद का घात का मान 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। उसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। और दूसरा होता है द्विघात। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, जिस पर अधिकतम घात, ये भी याद रखना, अधिकतम घात। और क्वेश्चन में घात की संख्या भी पूछा जाता है।
तो अधिकतम घात कितना होना चाहिए द्विघात में, क्योंकि नाम में ही है द्विघात यानी 2 घात होना चाहिए अधिकतम। त्रिघात में 3 घात। और इसमें भी कभी कभी पूछ देता है कि सत घाट में कितना होगा बहुघात की संख्या, तो सट मतलब 6, सट मतलब 6, तो 6 घात की संख्या। समझ में आया? अब ये इसमें कभी कभी समीकरण लिख करके तब घात पूछ देता है। जैसे मान लिया जाए 3x³ + y = 0। अब बताओ इसमें जो है घात की संख्या कितनी होगी, तो 3। अधिकतम घात कितना है, तो 3 ऑप्शन मारना है सही। कोई दिक्कत? तो ये घात वाला हो गया। तो इस तरह से बन जाएगा कि नहीं कि रेखिक बहुपद में 1 घात होना चाहिए, घात में 2 और त्रिघात में अधिकतम घात की संख्या 3 होनी चाहिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव डील करना है तुमको। क्या कोई दिक्कत? अब हम कहें कि बताइए 5 बहुपद है कि नहीं। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा कि 5 बहुपद है कि नहीं, अगर बहुपद है तो कौन सा बहुपद है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, 5 बहुपद है या नहीं, बताओ। 5 या कोई भी संख्या दे देगा, क्या ये बहुपद है कि नहीं है? है? 5 बहुपद है। तो देखो 5 भी जो है बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि हम क्या पढ़े, बहुपद में चर और अचर दोनों होता है। अब इसमें कुछ नहीं है तो इसको x⁻0 तो लिख सकते हैं, और किसी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या आया कि नहीं, ये आया बहुपद के रूप में, तो ये बहुपद है। तो कोई भी संख्या जो है वो भी बहुपद है। कोई भी संख्या दे दे कि बहुपद है कि नहीं है, तो क्या याद रखना कि वो संख्या भी बहुपद है। तो ये संख्या बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो ये कौन सा बहुपद है? रेखिक बहुपद में तो बहुपद घात का मान 1 होना चाहिए। क्या इसमें घात का मान 1 है? नहीं है। तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे? जब बहुपद में घात की संख्या नहीं दिया, यानी घात का संख्या 0 हो, तो इसको हम कहते हैं शून्य बहुपद। ये याद रखना है। ऑप्शन में अगर दे दे कि निम्नलिखित में कौन शून्य बहुपद है, तो क्या याद रखेगा कि कोई संख्या रहेगा तो उसको शून्य बहुपद, या इसको इसमें एक पद है तो इसको एक पदी बहुपद भी कहते हैं। पद के आधार पर अब बताएंगे। देखो पद के आधार पर भी बहुपद के कई प्रकार है। किसके आधार पर? पद के आधार पर। पद के आधार पर तो तुमको गिनने आता है कि जैगो पद हो उतना बहुपद है कि नहीं। तो पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, तो पहला जो होता है वो एक पदी होता है। एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? एक पदी बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें केवल एक ही पद हो। अब इसमें बताओ ये एक पदी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसमें एगो पद तो है। उसके बाद होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी या द्विपद बहुपद। द्विपदी किसको कहेंगे? 2 पद। त्रिपदी किसको कहेंगे? 3 पद। और इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये बहुपद में इतना टाइप का तुमको हिसाब मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? क्या हिसाब अब छूटेगा? और ऑप्शन रहेगा इसमें। ये भी एक बार पूछा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन शून्य बहुपद है। 4-5 को एग्जाम्पल, 4 को ऑप्शन दिया हुआ था, एगो में अंक लिखा हुआ था। तो आप समझ गया कि शून्य बहुपद क्या होगा। तो चलो इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब जो है बहुपद का शून्यक समझो। शून्यक जो होता है हर एक बहुपद के लिए अलग अलग होगा। जैसे मान लो रेखिक बहुपद है तो उसका केवल एक ही शून्यक होगा। रेखिक बहुपद का क्या शून्यक होगा? शून्य का मतलब सीधा समझो कि वह मान जिसको रखने पर वो बहुपद 0 हो जाए, उसी को कहते हैं शून्यक, यानी शून्य आ जाए। किसी भी मान को रखने पर वो अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका शून्य कहते हैं। जैसे रेखिक बहुपद में एक ही ऐसा संख्या होगा जिसको रखने पर वो संख्या, वो जो बहुपद है वो 0 होगा। एक के अलावा और दूसरा कोई मान नहीं होगा। इसलिए याद रखना कि रेखिक बहुपद का शून्य की संख्या 1। तो जितना भी घात होता है उतना ही शून्यक होता है कि नहीं। शून्य की संख्या घात की संख्या किसी भी बहुपद का बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए रेखिक बहुपद के लिए शून्य कैगो होगा? 1 होगा। और घात कैगो होगा? 1 होगा। और द्विघात बहुपद के लिए तो याद रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्य की संख्या 2 और घात की संख्या भी 2। त्रिघात के लिए 3। त्रिघात बहुपद के लिए शून्य की संख्या भी 3 और घात की संख्या भी 3। अब देखो द्विघात बहुपद में जो शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा और बीटा कहते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा गामा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अल्फा बीटा गामा
है कि नहीं। और शून्य पहला वाला को तुम कुछ भी कह दो, अल्फा बीटा जो कहो वो चलेगा, है कि नहीं। यानी कोई एक को निकलेगा, उसको तुम अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो, है कि नहीं। तो रेखिक बहुपद का शून्य कै गो, रेखिक बहुपद का कै गो शून्य, एगो। और घात भी कै गो होता है, एगो। तो याद रखना, द्विघात बहुपद का शून्य 2 गो और घात भी 2 गो, त्रिघात बहुपद का 3 गो और शून्य भी 3 गो और घात भी 3 गो। तो इसी तरह बढ़ते जाएगा, जितना बहुपद कहेगा उतना शून्य बढ़ेगा, उतना घात भी बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमसे पूछे शून्य बहुपद का, कौन सा बहुपद का, तो शून्य बहुपद का बताओ कै गो शून्य होगा। शून्य बहुपद का शून्य की संख्या 0 और घात की संख्या भी 0, ये भी याद रखना। क्योंकि शून्य जैसे मान लिया जाए 5 ही है, 5 तो ये क्या है, एक शून्य बहुपद है। तो शून्य बहुपद इसके लिए क्या कुछ मान निकलेगा, कुछ नहीं। ये तो मान 5 है वे किया, ये अचर है वे किया, तो इसका कोई मान नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए याद रखना कि शून्य वाला बहुपद का शून्य की संख्या भी 0 और घात की संख्या भी 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देखो द्विघात, एक चीज और इसमें, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है शून्य से। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, और कब बनाना है, जब उसका शून्य दिया हुआ हो। शून्य क्या क्या होता है द्विघात बहुपद का, 2 गो होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ हो और तुमको कहे कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो उसके लिए ये सूत्र याद रखना। सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो ये शून्य जो होता है, ये जो द्विघात बहुपद बनाने का एक सूत्र हुआ। यानी शून्य दिया हुआ हो और उससे अगर तुमको कहे कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो हम ये फॉर्मूला लगा करके हम द्विघात बहुपद का रचना कर सकते हैं, यानी द्विघात बहुपद बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई बहुपद है, बहुपद px का शून्य दिया हुआ है, px का शून्य जैसे दिया हुआ है कि +1 और -1, ठीक है। इससे तुमको अब कह रहा है कि आप जो है इसका बहुपद निकालिए, बहुपद बनाइए। तो बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि पहले x² रख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा और प्लस बीटा, तो +1 -1 कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू एक्स तो 0 ना हो जाएगा। उसके बाद प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो प्लस माइनस 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 1 होगा, तो यही बन गया x² और प्लस माइनस -1। इसको हल करेगा तो वही 2 गो शून्य का आएगा तुम्हारा, -1 और +1, ठीक है। तो कोई दिक्कत। तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा क्या चीज बनाने का, द्विघात बहुपद बनाने का। अब द्विघात बहुपद का तो तुमको शून्य पता चल गया कि द्विघात बहुपद में कै गो शून्य होता है, 2 ही शून्य होता है। क्या क्या होता है, अल्फा और बीटा। तो द्विघात बहुपद से क्वेश्चन कई सारा आता है। द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन होते हैं, 2 शून्य होते हैं। शून्य का नाम अल्फा और बीटा। अब अल्फा और बीटा याद रखना कि मान लिया जाए एक चीज और कि द्विघात बहुपद का मानक रूप, जो कि एग्जाम में रहता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप कहे या सामान्य रूप कहे, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या होता है, तो याद रखना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या ये यही होता है, हाँ तो यही होता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि जहाँ a b c एक वास्तविक संख्या होगी, यानी वास्तविक संख्या कहने का मतलब, वास्तविक संख्या कहने का मतलब ABC के जगह परिमेय में, अपरमेय में, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, रूट में चीज कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है क्योंकि पूर्णांक है, तो 0 भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम सोचो a का मान अगर 0 हो जाए, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो 0 भी है। वास्तविक संख्या कहते किसको है, परमेय और अपरमेय के मेल को, और परमेय में 0 भी आता है। तो परमेय में अगर 0 आ गया तो a का भी मान तो 0 हो सकता है। लेकिन सोचो यदि a का मान 0 हो जाए तो x² वाला पद गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि x² वाला पद गायब हो गया तो ये क्या, ये द्विघात बहुपद बचेगा। तो एक शर्त याद रखना इसका कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ABC वास्तविक संख्या होना चाहिए, लेकिन a जो है वो शून्योत्तर पूर्णांक होना चाहिए। लिखा हुआ भी होगा किताब समय देखना कि a क्या होना चाहिए, a शून्योत्तर पूर्णांक होना चाहिए। शून्योत्तर मतलब क्या हुआ, शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्णांक हो चलेगा, खाली शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये तभी वह द्विघात बहुपद होगा। यदि मान लिया जाए ये कोई द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्य होगा, अल्फा बीटा होगा ना,
और दोनों बहुपद को यानी दोनों बहुपद, ये जो बहुपद है इस बहुपद के शून्य को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद इसका फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। और उसके बाद यही शून्य को यदि हम गुना करें अल्फा डॉट बीटा करें तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो ये जो है ये भी याद रखना कि दो शून्य का जोड़ जो होता है -b/a और दो शून्य का गुना जो होता है वो c/a होता है। जोड़ क्या होता है? -b/a और गुना क्या होता है? c/a। अब क्वेश्चन मान लो रहेगा कोई भी द्विघात बहुपद दे देगा, जैसे यही एक द्विघात बहुपद है x² - 1 है, ठीक है। x² - 1 देखो x² - 1 के लिए तुमको कहेगा कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल निकालिए, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा डॉट बीटा निकालिए, ठीक है। तो अब शून्य का योग निकालने के लिए कहेगा तो सिंपल है। शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? फॉर्मूला पर बैठा देंगे, निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? -b/a और -b का मान क्या हो जाएगा इसके लिए बताओ? ये इसलिए लिए क्योंकि इसमें देखो क्या होगा, b का मान 1 होगा। अब ये पहले बताओ ये द्विघात बहुपद का मानक रूप के रूप में नहीं ना है, तो इसको द्विघात बहुपद के रूप में पहले बदलो। तो द्विघात बहुपद के रूप में बदलेंगे तो x² तो होगा, लेकिन x वाला कोई पद है तो इसको हम 0 × x नहीं मान सकते हैं, -1। अब बताओ x वाला भी माना गया, तो अब जो है ये जो इसकी x² में जो गुना रहता है उसको हम कहते हैं a। तो x² में कुछ नहीं गुना है तो a तो होगा ही। b के जगह पर 0 और c के जगह पर -1। याद रखना -1, क्योंकि हम जो सामान्य रूप पर है उसमें प्लस होता है सब जगह, इस जगह इसमें भी ना प्लस होगा। ये माइनस इसका अपना है तो -b/a। तो b का मान 0 और a का मान 1, माइनस लगा तो वही बात हो गया 0, है कि नहीं। और अल्फा डॉट बीटा का अगर निकालना है तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है? c/a। और c का मान -1 और a का मान 1, तो क्या आ गया? -1, है कि नहीं। इस तरह से हम इसका शून्य भी निकाल देते, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा रहता है और 2 नंबर में भी पूछा हुआ रहता है कि नहीं। तो कोई दिक्कत इस सब में। अब तुमको शून्य का कुछ एडवांस वाला चीज बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसी में कभी कभी ऐसा भी रहता है, तुम पहले इसको लिख लो उसके बाद तब आगे बताएं। अब तीसरा चैप्टर, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो, पहले चैप्टर का मतलब समझो। ये चैप्टर है दो चर, यानी इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि 2 गो चर आएगा, कोई भी 2 गो चर हमेशा आएगा। 2 चर जैसे x y, इसमें ज्यादातर तो वही होता है x और y, हमेशा 2 चर आएगा ही आएगा, है कि नहीं। उसके बाद रेखिक शब्द का मतलब हुआ कि दोनों चर पर हमेशा पावर का मान 1 ही होगा, यानी घात कितना होगा? 1 होगा। और उसके बाद समीकरण का मतलब, तो समीकरण और युग्म का मतलब हमेशा जब भी आएगा जोड़ा के रूप में आएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर का नाम है। 2 चर का मतलब हमेशा जब भी आएगा 2 चर में आएगा, रेखिक मतलब और दोनों पर घात 1 होगा, और समीकरण युग्म मतलब समीकरण जोड़ा के रूप में आएगा, और तब तुमको कहा जाएगा उसका मान निकालिए, है कि नहीं। तो अब जैसे मान लिया जाए कि हम एक समीकरण युग्म यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण लिखते हैं, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, रेखिक समीकरण का व्यापक रूप कहे या मानक रूप कहे या सामान्य रूप कहे, सबका मतलब एक ही है। और क्या होगा वो? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये हो गया रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। लेकिन एक चीज यहाँ भी याद रखना कि a b c तीनों वास्तविक संख्या हो, a b तथा c वास्तविक संख्याएं हो, लेकिन a और b कभी भी 0 नहीं हो। अगर a b 0 हो गया तो बताइए वो क्या, वो कभी भी 2 चर में रहेगा? नहीं रहेगा। तो 2 चर वाला पढ़ रहे हैं, और इसी में कहता है 2 चर वाले द्विघात समीकरण, 2 चर वाले द्विघात समीकरण, तो किसी ना किसी एक पर